सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज जो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मेरी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो बीएनएस से रिलेटेड चल रही है। और आज का जो टॉपिक है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण को फिनिश किया था। आज मैं आपके साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक आज ही फिनिश होगा। इसके नोट्स आपको मिल गए हैं, पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के मैंने एक साथ आपको सेंड कर दिए हैं। ये इंग्लिश है और ये हिंदी के नोट्स हैं, तो आप इन्हीं नोट्स के साथ ये टॉपिक को कवर करिए, मैं चाहता हूँ। और चलिए तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपके साथ जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है बीएनएस का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, इसे कहते हैं आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती कब है। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो बाद का टर्म है। सबसे पहले का टर्म जो इसमें आता है वो आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, अब आप कहेंगे एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट में है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट अलग है और यहाँ का एग्रीमेंट अलग है। यहाँ के एग्रीमेंट को, जो इस चैप्टर के अंडर में है, इसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। इन्फोर्स मतलब इसकी कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते और ना ही इसकी कोई रेमेडी है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट आप कर सकते हैं किसी का मर्डर करने के लिए, और फिर उसको जाके आप कोर्ट से इन्फोर्स करा सकते हैं कि सर हमको मर्डर नहीं करने दिया। तो क्या ऐसा लीगल आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? और सुनने में कितना ऑकवर्ड लग रहा है कि दो लोग कोर्ट जा रहे हैं इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए कि सर हमको उसमें एग्रीमेंट, हम दोनों ने एग्री किया था कि हम एक्स का मर्डर करेंगे और अब ये पीछे हट रहा है, तो कृपया करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाइए। ऐसा आपको कहीं लगता है ऐसे किसी कोर्ट में होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, तो सबसे पहले आप इसके पहले भी आप इसको समझिए। ऐसा कोई एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? एक म्यूचुअल होता है। ठीक है, म्यूचुअल, इसे कहते हैं कि एक म्यूचुअलिटी होती है। म्यूचुअलिटी मीन्स ए एंड बी है, इन दोनों, ये दोनों आपस में रेडी होते हैं कि ए इसको, इसके लिए कोई काम करेगा और बी इसके लिए कोई काम करेगा। तो जब ये सिस्टम हो जाता है, ठीक है, म्यूचुअलिटी, तो ये क्या हो, म्यूचुअलिटी होती है दोनों में, और इसी के बाद ये एग्रीमेंट बनता है। जब ए और बी क्या हो जाएं, एग्री हो जाएं किन्हीं बातों को करने के लिए, तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट सामने आता है। लेकिन ये एग्रीमेंट हम कहाँ पढ़ रहे हैं? इस एग्रीमेंट को हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चैप्टर में। तो ऐसा एग्रीमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो एग्रीमेंट की बात हो रही है, ना तो ये इन्फोर्सेबल ही है और ना ही इसकी कोई रेमेडी है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैं नोट्स को अपने पढ़ता हूँ, व्हेन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री होते हैं टू डू और कॉज टू बी डन। टू डू मतलब करने के लिए या करवाने के लिए, जो यहाँ पर वर्ड है कॉज टू बी डन, जो सेंटेंस यहाँ बन रहा है एग्री टू डू और कॉज टू बी डन। तो एग्री टू डू मतलब एग्री हो रहे हैं खुद करने के लिए या करवाने के लिए। एनी इलीगल एक्ट, कोई इलीगल एक्ट, मर्डर, अभी मैं आपको बताऊंगा इलीगल एक्ट, एनी इलीगल एक्ट और एनी लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, या किसी लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से, सच एग्रीमेंट इज नोन एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखिए, मैंने इसको क्या करा है ना, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। आप अगर डायरेक्ट में देखोगे तो वो एक साथ लिखा हुआ है, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब जैसे ए एंड बी डिसाइड करते हैं, मैं एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ जो मेरे नोट्स में मैंने दिया है। ए और बी डिसाइड करते हैं मर्डर करने के लिए जेड का। ठीक है, अब एज पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सेप्ट पर अगर आप जाओगे तो ये इमेटेरियल है कि वेदर द मर्डर ऑफ जेड इज कमिटेड और नॉट। ए और बी ने डिसाइड किया जेड का मर्डर करने के लिए,
तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए इतना ही काफी है कि ऐसा एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे बता दूं, देखिए इस एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए, ये ए है और ये बी है, ये दोनों एग्री होते हैं, ठीक है, ये दोनों एग्री होते हैं। एग्री किस बात पे होते हैं? टू मर्डर, टू मर्डर जेड, जेड का मर्डर करने के लिए ये एग्री होते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जेड का मर्डर करने के लिए, ठीक है। तो एज पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाएंगे तो ये एग्रीमेंट ही क्या है? एनफ है। ये एग्रीमेंट एनफ है। किस लिए एनफ है? टू चार्ज ए एंड बी फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए ए और बी को अगर चार्ज करना है तो केवल ये एग्रीमेंट ही हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूव। केवल ये एग्रीमेंट हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए और बी में एक ऐसा एग्रीमेंट था। कैसा एग्रीमेंट था? जेड का मर्डर करने का एग्रीमेंट था ए और बी के बीच में। तो अगर केवल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात होगी तो केवल ये एग्रीमेंट ही प्रूव कर देंगे और ए और बी क्या हो जाएंगे? गिल्टी हो जाएंगे फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये हो गई बात। तो इस सेक्शन में ये क्लियर हुआ कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराध को अगर आपको साबित करना है तो केवल आपको ये साबित करना है कि ऐसा एग्रीमेंट हुआ था किसी ऑफेंस को करने के लिए। अगर केवल वो एग्रीमेंट ही प्रूफ हो जाता है, उसके आगे कुछ भी प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे एग्रीमेंट के थ्रू कोई ऑफेंस हुआ है या कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं अपने नोट्स पे आता हूं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 120A क्लेरिफाई दैट, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 120A क्लेरिफाई दैट इफ टू और मोर पर्सन्स एग्रीड टू डू अ लॉफुल एक्ट, मतलब किन्हीं दो लोगों ने एक एग्रीमेंट किया किसी लॉफुल एक्ट को करने के लिए, तो ये इन्फोर्सेबल भी है, ठीक है। बट वाइल डूइंग सच अ लीगल एक्ट, लेकिन ऐसा लीगल एक्ट करने के दौरान दे कमिट्स एन इलीगल एक्ट, मतलब कोई लीगल एक्ट करने के दौरान उन्होंने क्या कर दिया? कोई इलीगल एक्ट भी कर दिया, ठीक है। सो इन दिस केस, अब इस केस में ऑल सच पर्सन्स आर लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बट टू प्रूव सच कॉन्स्पिरेसी बोथ द थिंग्स हैव टू बी प्रूव्ड। मीन्स फर्स्टली द कॉन्स्पिरेसी एंड सेकेंडली द कमीशन ऑफ सच इलीगल एक्ट। अब इसको भी मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। देखिए सपोज करिए ए है एंड बी है। ए का एक सन है, आप इसको कह सकते हो सन 1, एंड बी का एक सन है, आप इसका नाम दे सकते हो सन 2। ए और बी क्या होते हैं? एक बात पे एग्री होते हैं। किस बात पे एग्री होते हैं? कि इनको एडमिशन कराना है। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में, फॉर हायर स्टडीज के लिए इनको एडमिशन कराना है, ए को और बी को। ए एग्री होता है, बी एग्री होता है कि भाई मेरा बच्चा भी है और आपका बच्चा भी है, इन दोनों का हम कराते हैं एडमिशन यूनिवर्सिटी में। यहाँ तक सब ठीक था, एक लॉफुल एक्ट है। एक लॉफुल एक्ट के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो, एग्री हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती। अब इस एडमिशन को कराने के लिए बाद में इनको लगता है कि यार ऐसे मतलब एक नॉर्मल प्रोसीजर से ये एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि भीड़ बहुत है, ठीक है, और कुछ हमें बैकडोर से काम करना पड़ेगा। बैकडोर मतलब हमें डोनेशन देनी पड़ेगी, कुछ ब्राइब देनी पड़ेगी, कुछ घूस देनी पड़ेगी, और उसके बाद हम एडमिशन करा सकते हैं। अब क्या होता है कि ए और बी, देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट क्या है? ये एग्रीमेंट कंटिन्यू है।
ठीक है। अब इसी एग्रीमेंट के चलते, इसी एग्रीमेंट के दौरान ये एग्रीमेंट कैसा था कि ए को अपने बच्चे को और ये बच्चे को और इस बच्चे को हमें क्या कराना है, इस बच्चे का एडमिशन कराना है, यूनिवर्सिटी में कराना है। लेकिन इनको लगा कि एडमिशन एक नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं हो पाएगा, तो हमें दूसरा मतलब बैकडोर मेथड, चाहे घूस देकर चाहे जैसे भी, हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना पड़ेगा। तो ये इस बात के लिए भी एग्री हो जाते हैं, ए भी एग्री एंड बी भी एग्री, कि हम दोनों मिलके क्या करते हैं, जो वहाँ के हेड हैं उनको 5 लाख रुपीज़ ऑफर करते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन ले लो और ये पैसे ले लो। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ए और बी क्या करते हैं, ये 5 लाख रुपीज़ सपोज करिए हेड हैं, उनका नाम है एक्स, उनको दे देते हैं और इन बच्चों का एडमिशन डन हो जाता है। इन बच्चों का एडमिशन डन हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल में आपने क्या समझा कि जब एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ तो वो एक लीगल एग्रीमेंट था, एक लॉफुल एक्ट के लिए था। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी इलीगैलिटी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ये एग्रीमेंट आगे बढ़ा, ये एग्रीमेंट इलीगल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने 5 लाख रुपीज़ हेड को भी प्रोवाइड कर दिए और इन बच्चों का एडमिशन भी डन हो गया। ठीक है। अब आपने समझा क्या, पहले वाले जो इससे पहले मैंने बताया था उसमें क्या था कि ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि हमें सी का मर्डर करना है और सी का मर्डर करना है, बस यहीं तक था। मैंने आगे ये नहीं बताया था कि सी का मर्डर कर दिया, केवल ये बताया था ए और बी ने ये एग्रीमेंट किया, ये एग्री हुए कि हमें सी का मर्डर करना है। ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या था, केवल वो एग्रीमेंट ही पनिशेबल हो गया था। किस लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत। ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर केवल ऐसा एग्रीमेंट हो गया है तो आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर आप लायबल हो गए हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि कोई एक्ट शुरुआत में तो क्या था, लीगल था, लेकिन वो बाद में क्या हो गया, बाद में वो हो गया इलीगल, क्योंकि आपने ये अमाउंट हेड साहब को दे दी 5 लाख रुपीज़। तो अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहले वाले में तो केवल हम एग्रीमेंट प्रूफ कर दिए, हमारा काम चल गया और वो बंदे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत लायबल हो गए। अब यहाँ पे अगर ए और बी को लायबल बनाना है तो हमें 2 चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ पहली चीज़ क्या है और दूसरी चीज़ क्या है। आप लोग इसको स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट क्या प्रूफ करना का, फर्स्ट प्रूफ क्या आपको करना है कि देयर वॉज अ कॉन्स्पिरेसी, उन दोनों के बीच क्या था, देयर वॉज अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रूव, एंड सेकेंडली the conspirated act was done, या the agreed act आप लिख सकते हो, the agreed illegal act, the agreed illegal act was done। तो पहला चीज आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, और दूसरी चीज उस कॉन्स्पिरेसी के तहत वो इलीगल एक्ट भी हुआ है। अगर ये दोनों चीज आप प्रूफ कर देते हो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो यहाँ पे क्या क्लेरिफाई करता है। अब अगर आप नोट पे आए, इट इज इमेटेरियल वेदर सच इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट और इज जस्ट एन इंसिडेंट। अब ये इलीगल एक्ट मतलब ₹5 लाख जो दी गई है वो उनका ऑब्जेक्ट था, वो उनका क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, या ये मेयर एक इंसिडेंट हो गया, एक घटना घट गई जाने अनजाने में या जानबूझ के उन्होंने किया। उनका उद्देश्य यही था कि 5 लाख रुपए देकर एडमिशन कराया जाए, या
हमने 5 लाख रुपए दिए और एडमिशन हो गया, हमें नहीं पता कि वो हमने घूस के तौर पे दिए कैसे दिए। तो ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि वो ऑब्जेक्ट, उनका ऑब्जेक्ट था दोनों का, या वो एक इंसिडेंट मात्र है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल ये देखना है कि 5 लाख रुपीज़ दी गई है और ये लॉफुल चार्जेस नहीं है, ये कोई फीस नहीं है, और इसके बाद इन बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है, और ये एक इलीगल एक्ट हो गया। इतना ही काफ़ी है। जब आप ये दोनों चीज़ों को 1 और 2 को जब आप प्रूव कर दोगे तो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेकंड सिचुएशन में प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। Whereas in case of an agreement to commit an offense, the only thing has to be proved is the agreement between them, and it is not necessary to prove whether the offense has been committed or not, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब एक केस लॉ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस वीसी शुक्ला का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है where the prosecution failed to prove, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन फेल्ड हो जाता है प्रूफ करने में, क्या प्रूफ करने में, that one of the two accused, 2 एक्यूज थे जिसमें से कि प्रूफ हो जाता है, फेल्ड हो जाता है ये प्रूफ करने में, that one of the 2 accused were the party to a criminal conspiracy. The charge of criminal conspiracy cannot stand against the other, as in there must be at least 2 persons, ठीक है। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि सपोज करिए पर्सन 1 एंड पर्सन 2, 2 लोग थे, और जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन फेल्ड हो जाता है। किस चीज़ में फेल्ड हो जाता है? इसकी गिल्टी प्रूफ करने में कि ये किसी प्रकार से अपराध में शामिल था, ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, ये प्रूफ करने में ये बंदा कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, प्रोसिक्यूशन ये फेल्ड हो गया, तो केवल ये बचा। और हमारी नीड क्या है कि 2 और मोर पर्सन्स। तो यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अब किसी व्यक्ति पर नहीं लगेगी, ठीक है। It was held by Supreme Court, मैंने पढ़ दिया। Note, for the purpose of criminal conspiracy, each and every person should have the meeting of minds and knows the motive and objective of the group. Then only such case, each and every individual will be held liable for the offense of criminal conspiracy. But if anyone among the group of 2 or more persons is not known about the motive and object of such person, then such individual will not be held liable for the offense of criminal conspiracy. It means, इसका मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका मतलब क्या है। सपोज करिए A, B, C, D एंड E, ये टोटल 5 लोग हैं, जिसमें से कि ये 4 लोग आपस में एग्री होते हैं। एग्रीमेंट किस चीज का? मर्डर करने का। मर्डर किसका? जेड का, ठीक है। अब ये जेड के घर पे जाएंगे कैसे? तो ये चारों मिलकर क्या करते हैं? एक हायर करते हैं एक कार को, ठीक है। इन चारों को ड्राइविंग नहीं आती, ये 4 ड्राइव नहीं कर पाते, इन्होंने ई को हायर किया एज अ ड्राइवर, ठीक है। अब ई यहाँ पे ड्राइव कर रहा है, बाकी ये 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, A, B, C, D, ठीक है। ये लोग जाते हैं जेड्स हाउस, जेड के हाउस पे जाते हैं और जेड का कर देते हैं यहाँ पे मर्डर, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जेड को, क्या ये इस ड्राइवर ई को किसी प्रकार का मोटिव उन लोगों का या ऑब्जेक्ट पता था? किसको? ई को। तो इसको पता नहीं था कि ये चारों जेड के घर पे क्या करने जा रहे हैं। ये जो मीटिंग ऑफ माइंड्स था, मीटिंग ऑफ माइंड्स, जो विचार इन लोग में अदला बदली हुई थी, इन चारों में एग्रीमेंट जो हुआ था, ये इन चारों के बीच का था। इसमें ई किसी प्रकार से एग्री नहीं था, ना ही ई को कुछ जानकारी है कि ये करने क्या जा रहे हैं जेड के यहाँ। तो यहाँ पे ई नॉट लाइबल, ई किसी प्रकार से लाइबल नहीं होगा, और ये चारों गिल्टी होंगे, ठीक है। तो यही नोट में बताया गया है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। A, B, C है, प्लान करते हैं डकैती करने का बैंक में। D इज अ ड्राइवर है कार का, एंड A, B, C आर सेट ऑन द कार, बैठते हैं। बट हियर D डिड नॉट नो अबाउट द मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सच 3 पर्सन्स दैट लाइक A, B and C। सो हियर ओनली A, B and C
थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए बी एंड सी आर हेल्ड लाइबल, हेड की जगह हेल्ड होगा, हेल्ड लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, criminal conspiracy can also be applied in civil cases also, because if you read section 2 subsection 15 of BNS, the word illegal includes furnishes की जगह furnishes ground for a civil action, ठीक है। furnishes मतलब सिविल एक्शन का ग्राउंड भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रखती है, तो ये सिविल केसेस पर भी, सिविल मैटर्स पर भी अप्लाई होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो ये क्या है, जब आप 215 में पढ़ेंगे तो उसको आपको तीन चीज मिलती है, पहला ऑफेंस, दूसरा प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और फर्निशेस अ ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। तो इट मीन्स ये आपका सिविल एक्शन पर भी अप्लाई होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ continuing offense, because if anyone joined the conspiracy after some time, then he will also be liable under the offense of criminal conspiracy, irrespective of that such person was not joined from the very starting point of the criminal conspiracy। मतलब ए बी और सी स्टार्टिंग से ही एग्री है और डी बाद में ज्वाइन करता है, लेकिन उसको पूरी जानकारी है कि ए बी और सी क्या कर रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, उसको जानते हुए भी वो उनको ज्वाइन करता है और आगे एक्ट को कमिट करता है। तो वो चाहे बाद में ज्वाइन हुआ हो, चाहे वो पहले ज्वाइन हुआ हो, वो इक्वली लाइबल होगा पिछले लोगों के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का टॉपिक फिनिश होता है। ये हिंदी वर्जन है जो आप पढ़ लीजिएगा अपने आप, इंग्लिश का मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बाकी जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।